हेलो जी। तो आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और पीएसयू बैंक की, है ना। और इससे इससे हमें तीनों, आज सुबह से हम दो बैंक ऑलरेडी कर चुके हैं। एक हमने यूको बैंक कर लिया और एक आईडीबीआई बैंक कर लिया। वो दोनों भी पीएसयू सेक्टर के बैंक थे। और ये वाला बैंक भी पीएसयू सेक्टर का ही बैंक है। अगर मैं बैंक का नाम बताऊं तो है इंडियन ओवरसीज बैंक, है ना। और इसकी मार्केट कैप की बात करें तो है 1,22,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हमने यूको बैंक देखा था, उसका मार्केट कैप करीबन 62-65,000 करोड़ के आसपास का था। आईडीबीआई बैंक का मार्केट कैप करीबन 94,000 करोड़ के आसपास का था। और इसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है इन तीनों के कंपैरिजन में 1,22,000 करोड़ के आसपास का। तो अब देखते हैं इन सब में कहानी क्या चल रही है और इनको इतना महंगा वैल्यूएशन मिल क्यों रहा है। अगर हम आज इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करेंगे तो 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, मतलब उससे भी महंगा ही मिल रहा है। और वहीं अगर आप टॉप क्वालिटी, एकदम क्रीम क्वालिटी ऑफ प्राइवेट बैंक की बात करोगे, एचडीएफसी बैंक की बात करोगे, तो वो 2.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मिल रहा है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करोगे तो शायद 3-3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक मिल रहा है ना। बट आप देखते हैं उसमें कहानी क्या है। देखो, हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर ही ली है कि भाई वहां पर प्रॉब्लम ग्रोथ की आ रही है कि इतना बड़े बेस पे ग्रोथ नहीं आ पा रही। तो ठीक है, उन सारी चीजों को साइड साइड में रखते हैं। बट अभी भी वो एक 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 टॉप क्वालिटी बैंक है। टॉप क्वालिटी बैंक विद टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो उस चीज को हम दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे उसमें ग्रोथ अभी स्लो हो। तो वो हो सकता है शेयर होल्डर को पैसा नहीं बना के दे, बट हमारे लिए केस स्टडी बहुत अच्छी है कि एक अच्छे बैंक को कौन कौन से मेट्रिक रखने चाहिए, कैसा आरओई होना चाहिए, कैसा आरओए होना चाहिए, कैसा कैसा हमारा कैसी हमारा ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, कैसी एसेट क्वालिटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इन बैंक्स को देखते हैं। अगर मैं वापस इंडियन ओवरसीज बैंक पे आ जाऊं और हम इसकी लोन बुक की बात करें, तो लोन बुक में ग्रोथ आया 20.3% वाईओवाई लेवल पे और 5% क्वार्टर क्वार्टर लेवल पे। तो हमने जो सुबह से दो और पीएसयू बैंक्स देखे हैं, उनसे सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इसी में, जबकि जबकि उनका उनका जो लोन बुक थी वो उसका साइज छोटा था। उसके बाद भी यूको बैंक शायद 17% से और आईडीबीआई बैंक शायद 18-19% के आसपास से ग्रो कर रहे थे। ये 20.3% से ग्रो कर रहा है वाईओवाई लेवल पे और 5% से ग्रो किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो ग्रोथ तो अगर हम अपना वो वाला फॉर्मूला भी लगाएं कि जो इंडस्ट्री की क्रेडिट ग्रोथ है, जो हम दो सबसे बड़े बैंक्स की लोन बुक का ग्रोथ को एवरेज लेके निकालते हैं, वो भी 15-16% के आसपास आती है। तो 15-16% से 4% ज्यादा, 4% ज्यादा ये अपनी लोन बुक ग्रोथ कर रहा है। तो हाँ ठीक है, एक 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 अच्छी ग्रोथ रेट बोलेंगे बैंक के हिसाब से, है ना। कोई बहुत फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है, बट हाँ अच्छी ग्रोथ है, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ रेट की बात करें तो डिपॉजिट बड़े 13% से वाईओवाई लेवल पे और 4.47% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो यहाँ पर भी हमें वो देखने को मिलता है जैसा हमें पिछले पिछले दो बैंकों में देखने को मिला था कि हमारी लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी डिपॉजिट की ग्रोथ। और इससे हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई आप ऐसे समझो कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए रॉ मटेरियल है पैसा, और पैसा उठाता है वो डिपॉजिट से। अगर जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का रेट ऑफ एक्विजिशन ही कम हो जाएगा, तो आप फाइनल प्रोडक्ट जो आपका लोन है वो लंबे टाइम तक कैसे कैसे डिसबर्स करोगे। कि अगर आपकी लंबे समय तक जो रेट ऑफ डिपॉजिट है वो कम रहा, तो आप लंबे समय तक अपनी हायर पेस पे लोन बुक ग्रोथ मेंटेन नहीं कर सकते। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि अपनी वापस डिपॉजिट ग्रोथ को ऊपर कैसे लेके आते हैं, या क्लोज टू इनकी लोन बुक ग्रोथ कैसे लेके आते हैं। नहीं तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि हमारी जो लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगी और मैच कर जाएगी हमारी डिपॉजिट की ग्रोथ रेट से। भाई दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो डिपॉजिट की ग्रोथ रेट को ऊपर जाना पड़ेगा या लोन बुक की ग्रोथ रेट नीचे आएगी। बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता कि आपका डिपॉजिट का ग्रोथ रेट बहुत कम है और आपका लोन बुक का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। अगर हम थोड़ा स्पेसिफिकली डिपॉजिट में बात करें तो जो टर्म डिपॉजिट है, जो एफडी है, जिसपे बैंक को ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता है, अगर हम उनकी बात करें तो वो बढ़ी है 17% वाईओवाई बेसिस पे और 7.7% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका कासा रेशो इफेक्ट होने वाला है। क्यों? आप समझो, अगर आपका जो टर्म डिपॉजिट का ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आपकी डिपॉजिट ग्रोथ रेट, इसका मतलब आपके टर्म डिपॉजिट्स में ज्यादा पैसा आ रहा है। ज्यादा पैसा आ रहा है इसका मतलब वो आपकी कासा में हिट करेगा। कासा क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। और कासा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड है एक बैंक के लिए। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अगर मैं कासा रेशो की बात करूं तो कासा रेशो अभी करंटली है 42.17% से। और अगर मैं इसको लास्ट क्वार्टर, मतलब जो हमारे हमारे पास मार्च वाला क्वार्टर था, उसमें हम कंपेयर करें, Q4 FY24 से कंपेयर करें, तो उस टाइम था 43.9%।
और अगर मैं पिछले साल Q1 FY24 से कंपेयर करूं तो उस टाइम था 44.14%। तो 44.14% से ये गिर गया है 42.17% वाई वाई लेवल पे, और 43.9% से गिर गया है 42.17% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, है ना। अब थोड़ा सा हम इनका लोन बुक का डिवीजन समझ लेते हैं कि लोन बुक कैसे कैसे बटा हुआ है। उससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कि जैसे हमारे बाकी पीएसयू बैंक थे, सब में छोटा छोटा सब में सब में छोटा 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 बुक था ओवरसीज का। तो सेम केस इसमें इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि 9% जो लोन बुक है वो बाहर से आती है। बट उसमें कुछ इन्होंने कलाकारी करी ही नहीं है, और उसने तो पूरी कंपनी की ग्रोथ रेट को नीचे ही लेके आया। अब वो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, और बहुत छोटा सा बेस होने के बाद भी वहां पर कोई ग्रोथ नहीं है। अगर मैं ओवरसीज बुक की बात करूं तो 6% वाई वाई लेवल पे ओवरसीज बुक बढ़ी है, मतलब कुछ मतलब बढ़ा ही नहीं है। मतलब वो कुल मिला के जो इनकी ग्रोथ रेट है उसको ऑन एन एवरेज थोड़ा सा नीचे ही लेके आया है ना। और अगर अब हम आ जाते हैं, अब आ जाते हैं डोमेस्टिक सेगमेंट पे, जो 91% ऑफ द टोटल लोन बुक है। उसमें आप समझ लेते हैं क्या क्या सेगमेंट्स है। तो उसको हम चार मेन सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट बुक जो है 27%, रिटेल बुक जो है 24%, एग्री बुक जो है 29%, और एमएसएमई बुक जो है 20%। तो ये चार मेन सेगमेंट हो गए। अभी हमने क्या समझा कि अगर 100 रुपए का लोन बुक है तो 100 रुपए की लोन बुक में से 9% तो आता है ओवरसीज, मतलब इंडिया के बाहर से, और बचा हुआ 91% आता है, 91% आता है इंडिया में से ही, है ना। और अब उसके अंदर का डिवीजन समझ लेते हैं कि उस 100 रुपए में से 27 रुपए आते हैं हमारे कॉर्पोरेट की तरफ से, 24 रुपए आते हैं हमारे रिटेल की तरफ से, 29 रुपए आते हैं हमारे एग्री की तरफ से, और 20 रुपए आते हैं हमारे एमएसएमई की तरफ से। अगर मैं इन सब की इंडिविजुअल बेसिस पे ग्रोथ की बात करूं तो रिटेल वाला जो सेगमेंट है वो 17% से बड़ा वाई लेवल पे, एग्री बड़ा 36% वाई से, एमएसएमई बड़ा 19% वाई से। और अब जो ये रैम वाला पोर्शन है, रैम क्या हो गया, रिटेल एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई, ये टोटल सेगमेंट हो गया 73% ऑफ द टोटल, है ना। और अगर फाइनल फाइनल कॉर्पोरेट सेगमेंट की बात करें तो वो बढ़ा 16% से। तो अभी हमें पता चला कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है हमें एग्रीकल्चरल सेगमेंट पे, है ना। तो आगे अगर हम बात करें तो रिटेल डिवीजन में भी अलग अलग क्या क्या सब डिवीजन है उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रिटेल में भी आप चार मेन डिवीजन में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब हम अच्छा उससे पहले एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया। भाई 100 रुपए की टोटल लोन बुक है, तो 100 रुपए में से 24% है रिटेल। अब हम उस 24% का ब्रेकअप समझने जा रहे हैं। उस 24% में से 57% कम्स फ्रॉम हाउसिंग लोन्स। यही चीज हमने पिछले बैंक आईडीबीआई बैंक में भी देखी थी कि उनका 90% रिटेल वाला जो बुक था उसका 90% आ रहा था होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा सही केस है। इनका भी 57% जो लोन बुक है, रिटेल लोन बुक है, वो आ रही है होम लोन डिविजन से। और जिसने जिसने ग्रोथ दिखाई है 16% ऑन अ वाई वाई लेवल, है ना। बाकी इनके बाकी इनके और छोटे छोटे डिविजन्स है, जैसे कुछ एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, वो सारे डिवीजन है, कुछ गोल्ड लोन का भी इनका सेगमेंट है ना। तो ये थी कहानी हमारी रिटेल वाली सेगमेंट की। जो एग्री है, एग्री में फिर वही आ जाता है कि भाई हम ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं, मशीनें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, या फिर हम बीच बीच देने के लिए पैसा दे रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। और ये ज्यादा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा अगर एमएसएमई की बात करें तो ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे मीडियम मीडियम लेवल वाले एमएसएमईज पे। थोड़ा सा अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई वाई लेवल पे तो इंक्रीज किया है, 13.4% से 14.1% आ गया है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ड्रॉप है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर पे इनका आरओई नंबर था 18.5% का। अगर आगे चल के हम देखेंगे कि ये आरओई में ड्रॉप क्यों आया, है ना। और और अगर हम फिर एसेट क्वालिटी की बात करें तो इसका भी कहानी बाकी सारे पीएसयू बैंक्स की तरह ही है कि इनकी पुराने टाइम में तो एसेट क्वालिटी बहुत ही खराब हुआ करती थी, और कोविड टाइम में तो वो मतलब कुछ हद से ज्यादा ही खराब हो गई थी। अगर मैं बात करूं तो एक टाइम पे इनका ग्रॉस एनपीए नंबर 7% से भी ऊपर चला गया था, 7.13% हो गया था, है ना। और वहां से ही अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करते हुए लेके आ रहे हैं। और इस बैंक ने क्या किया, इस बैंक ने बहुत सारे राइट ऑफ्स किए, बहुत सारे राइट ऑफ्स किए।
अब राइट ऑफ का क्या मतलब है? राइट ऑफ का मतलब ये है कि भाई अब आपने उम्मीद छोड़ दी है यहाँ से लोन को रिकवर करने की, आपने उसको उठा के बाहर फेंक दिए, बट आप फिर भी एफर्ट मार रहे हो, अपनी जो कलेक्शन टीम है उसको उसके घर पे भेज रहे हो कि भैया हमारा पेमेंट कर दे, पेमेंट कर दे, पेमेंट कर दे। उसको आप अपनी बुक्स में तो आपने उसको मान लिया कि ये टोटल लॉस्ट एसेट है, 100% गायब गायब हो गया इसका, है ना, ये अब हमारे पास पैसा आएगा नहीं। बट उसके लिए हम फिर भी एफर्ट मार के चलते हैं, एफर्ट मार के चल रहे हैं, तो इसीलिए वो ग्रॉस एनपीए का नंबर हमें रिड्यूस दिख रहा है ना। वैसे वैसे एक्चुअली भी इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और जो ये नया लोन दे रहे हैं, नया लोन अच्छी अच्छी जगह पर दे रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो जो कोविड में इनके ग्रॉस एमपी ने हाई बनाया था 7.13% का, वो वापस नॉर्मलाइज हो रहा है और धीरे धीरे हर क्वार्टर नीचे आता जा रहा है। और अभी करंटली इस क्वार्टर Q1 FY25 में ये रहा 2.89% पे, है ना। और अगर नेट एनपीए की बात करूं तो नेट एनपीए भी वाई वाई लेवल पे डिक्रीज किया। अगर मैं Q1 FY24 की बात करूं तो 1.44% पे था, जो Q1 FY25 मतलब इस क्वार्टर में 0.51% के आसपास ही आ गया, है ना। इनका जो स्लिपेजेस भी 0.13% के आसपास है, मतलब नए लोन में तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही, जो हमने पुराना पाप कर रखा था बस अभी हम उसी को सल्टाने में लगे हुए हैं, है ना। अगर इनका मैं प्रोविजन कवरेज रेशियो देखूं, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ्स आ रहा है करीबन 97% के आसपास का, है ना। अगर अगर मैं थोड़ा सा डिविजन देखूं कि यहाँ पर लोन खराब हो कहाँ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि एमएसएमई में सबसे ज्यादा अगर हम डोमेस्टिक बुक की बात करें तो एमएसएमई में ही सबसे ज्यादा ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर दिखता था, और वो है 5% का। और अगर हम टोटल बुक में देखें तो ओवरसीज बुक सबसे खराब है, एक तो वो 9% का कंट्रीब्यूशन करता है, उसके बाद एसेट क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और उसके बाद ग्रोथ भी नहीं है ना। अगर मैं ओवरसीज बुक की बात करूं तो उसका ग्रॉस एनपीए 7.7% का, है ना। अगर हम फिर थोड़ा सा इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स पिछले क्वार्टर मतलब Q4 FY24 से तो नीचे आए, है ना। अगर मैं अभी करंटली नंबर में बात करूं तो 5.05% पे आ गए हैं, और जो पिछले क्वार्टर थे 5.09% पे, मतलब 6 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीज आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में, है ना। और अगर यील्ड्स की बात करूं तो यील्ड भी कम हुई है। तो अब देखो, अब हमें समझना है कि अभी तक इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा था, इस क्वार्टर में नीचे आया, तो नीचे आने का पेस कितना था? 6 बेसिस पॉइंट्स का, बट जो यील्ड गिरा, यील्ड 6 बेसिस पॉइंट से ज्यादा गिर गया, तो इस वजह से हमें देखने को मिला इनका निम्स में कंप्रेशन। अगर इनकी मैं बात करूं इनके लास्ट क्वार्टर में निम्स हुआ करते थे 3.53% के, जो इस क्वार्टर में घट के रह गए सिर्फ 3.06% के। मतलब ऑलमोस्ट 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 आपने 50 बेसिस पॉइंट्स 0.5% के आसपास का निम्स में कंप्रेशन आ गया। अगर निम्स में कंप्रेशन आ जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम में कंप्रेशन आ गया, क्योंकि भाई नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है भाई, जो आप बीच में डिफरेंस से बना रहे हो कि भाई आपको आपको 8 रुपए मिल रहे हैं इंटरेस्ट में, और आपको जो आपने करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, उसको आपको देना 3 रुपया, तो बीच में जो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम बनी वो 5 रुपए की बनी, तो वो श्रिंक हो जाएगी, है ना। तो वही हमें देखने को मिला कि जो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो वाई वाई लेवल पे तो बढ़ी, वो वाई वाई लेवल पे तो 21.5% से बढ़ी, बट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करें तो वो 17% से डिग्रू कर गई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे निम्स घट गया, इसकी वजह से डिग्रू हो गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि हम वाई वाई लेवल पे तो 25% से बढ़े, वाई वाई लेवल पे तो 25% से बढ़े, बट 15% से डिग्रू कर गए हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। इसका भी सेम रीजन है कि हमारा जो निम्स है वो निम्स कंप्रेस किया। अगर हम पैट की बात करें तो पैट 26% बढ़ा वाई वाई लेवल पे, और 21% डिग्रू कर गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो यही है इसकी कहानी। तो इसमें हमें देखना है कि भैया आप अपनी एसेट क्वालिटी कैसे मेंटेन रख रहे हो, आपकी डिपॉजिट ग्रोथ आप वापस कैसे ऊपर लेके आ रहे हो, और ये जो हमारे निम्स में कंप्रेशन है ये वापस एक्सपेंशन में कब आएंगे, और ये कैसे होगा कि आपको सस्ता कॉस्ट ऑफ फंड्स मिले। सस्ता कॉस्ट ऑफ फंड कैसे मिलेगा? जब आपका कासा बुक एक्सपैंड होगा, कासा रेशो एक्सपैंड होगा, तब आपको सस्ता फंड्स मिलेगा। सस्ता फंड्स मिलेगा तो आपका जो यील्ड है, आप सेम यील्ड पे आप ज्यादा निम्स क्रिएट कर पाओगे। भाई आप ये देखो ना, अगर अगर यील्ड सेम लेवल पे रहा और आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे गिर गया, तो आपका निम्स में एक्सपेंशन आ गया। तो हमें यही ट्राई करना है कि आप अपनी डिपॉजिट ग्रोथ है उसको सही करो।
डिपॉजिट ग्रोथ सही करो, और डिपॉजिट ग्रोथ आपकी टर्म डिपॉजिट से नहीं आनी चाहिए, आपकी कासा अकाउंट से आनी चाहिए, जिससे आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आए। कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएगा तो आपका निम्स में एक्सपेंशन होगा, निम्स में एक्सपेंशन होगा तो आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट इनकम वापस ऊपर ऊपर की तरफ भागेगा, वापस ऊपर की तरफ भागेगा तो आपके सारे मैट्रिक्स सही हो जाएंगे, आपका आरओई इंप्रूव हो जाएगा, आरओई इंप्रूव हो जाएगा, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल और वाई लेवल दोनों दोनों तरफ से आप अपने पैट को बढ़ा पाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाओगे। तो ठीक है, यही थी आज फाइनली हमने तीन तीन पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करी, एक यूको बैंक, एक आईडीबीआई बैंक और एक इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस पर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई सब सब जगह क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। जैसे हमने देखा कि शायद शायद यूको बैंक में तो हमारा कासा रेशो इंप्रूव हुआ, बट हर जगह कासा रेशो खराब ही हुआ। बट वो ये कि अब ये तो पिछले पिछले 1 डेढ़ साल से ये तो हर बैंक में यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे कासा रेशो नीचे जा रहे हैं। तो अब वही देखना है कि सबसे पहले इंप्रूवमेंट कौन लेके आता है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन लेके आता है, और ये सारे इंप्रूवमेंट के साथ साथ कौन अपनी लोन बुक को सही पेज पे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका लास्ट में का ऑब्जेक्टिव है हाई पेस ग्रोथ कंपनी के साथ टिके रहना। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप अगर आप सबसे क्रीम क्वालिटी की लेके बैठोगे, कि जैसे हम एचडीएफसी बैंक लेके बैठ गए और एचडीएफसी बैंक में अगर ग्रोथ नहीं है तो आप क्रीम क्वालिटी का कितना भी गाना गा लो कि हमारी बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी है, हमारी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने 1991 से एसेट क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर रखी है, वो सारी कहानी बेचने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो नहीं है, इसका मतलब आपका स्टॉक प्राइस रिटर्न नहीं देगा तो नहीं ही देगा। तो हमें हमें चेस करना है ग्रोथ, और ग्रोथ आनी चाहिए सस्टेनेंस के साथ। मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ के पीछे हम अपनी एसेट क्वालिटी खराब करके बैठ जाएं, या ग्रोथ के पीछे हम आरओई नंबर हमारा कम करके बैठ जाएं। तो अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। अच्छी ग्रोथ का मतलब है कि आप हर मेट्रिक का अच्छा करो, हर मेट्रिक का अच्छा करो, आपकी लोन बुक ग्रोथ भी अच्छी है, आपकी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है, आपका आरओए भी ऊपर जा रहा है, आपका आरओई भी ऊपर जा रहा है, आपके निम्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं। तो एक एक पिक्चर परफेक्ट कंपनी ढूंढना मुश्किल है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है जो थोड़े समय में बाद चली जाएगी, या इस स्पेसिफिक बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम है। वो सारी चीजें हमें ट्रैक करते हुए चलना चलना पड़ेगा। तो यही था आज के लिए, अभी इतना ही रखते हैं, चलिए, थैंक यू।